हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। आप एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन कैसे करते हैं? आप एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम का जो चयन है ये कैसे करते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, शानदार प्रश्न है। और सुनिएगा ध्यान से, जब हम सामान्य विद्यार्थी की बात करते हैं, जब हम सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहे होते हैं तो ऐसे विद्यार्थी करते क्या हैं? मान लीजिए अगर किसी को पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता हमें लगता है कि भाई लंबी चौड़ी जहां लिखी हुई है प्रोसेस, जो सामान्य अवधारणा है मैं उसकी बात करता हूं सबसे पहले, फिर मैं आपसे बात करता हूं इस प्रश्न के बारे में बहुत शानदार तरीके से। हो क्या रहा है, अगर आप चाहते क्या है, अगर आप चाहते हैं इस प्रश्न को सामान्य विद्यार्थी के रूप में अगर आपसे आ रहा होगा तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा होगा तो फिर दिक्कत की बात है। और बहुत सारे विद्यार्थी फिर कुछ भी कर देते हैं माने बिना सोचे समझे टिक करके आगे बढ़ जाना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, थोड़ा हमें समय लेना है, अपने लॉजिक लगाने हैं और शानदार तरीके से टिक करने हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न की मैं बात कर लूं तो अगर आप लोग लगा रहे होंगे तुक्का लगा रहे होंगे तो भाई एडिट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट मेन्यू से कॉलम पे आप जाएंगे, कॉलम हेडिंग लेटर्स पर क्लिक करें। हम पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। जब आप कॉलम में कहीं और क्लिक करें तब शिफ्ट की दबाए रखें, जब आप कॉलम में कहीं और क्लिक करें तब कंट्रोल की दबाए रखें। तो इसका मतलब यह हुआ कि चारों विकल्प पढ़ करके आप कुछ हद तक डिसीजन में पहुंच जाएंगे। और मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि बहुत सारे बच्चे माने कुछ भी। अब देखिए, अगर आप लगाते हैं लॉजिक बेसिकली तो होगा क्या कि आप किसी एक ऑप्शन में, देखो जब आप कॉलम में सुनना है, सबसे पहले हमें एडिट करें, सेलेक्ट करें और मेन्यू से कॉलम में जाएं। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में तो ऐसा कुछ हमें विकल्प दिखाई नहीं देता है एडिट करें या सेलेक्ट करने की वजह से। मतलब एडिट मेन्यू तो हमें वर्तमान में जो हम साथ की बात करते हैं तो यहां तो हमें दिखाई नहीं देता है, और फिर सेलेक्ट और फिर मेन्यू से कॉलम में ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, कट कर देंगे, कॉलम हेडिंग लेटर्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें नहीं पता कि कॉलम हेडिंग क्या होती है, हमें ये नहीं पता, तो हम कैसे इस पे करने वाले हैं। जब आप कॉलम में कहीं और क्लिक करें तब शिफ्ट की, माने कॉलम में आपको कहीं करना है और आप शिफ्ट की दबाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कभी एक्सेल पे काम किया होगा तो ठीक है, माने ऐसा नहीं होगा भाई शिफ्ट की दबाएंगे तो आपका क्या होगा, आपने वर्ड में पढ़ रखा है या सामान्य अवधारणा है कि शिफ्ट की दबाएंगे और आप कहीं प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वहां सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो अपनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ यहां भी नहीं होने जा रहा है, और ना ही तो कंट्रोल की दबा करके आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा चयन करने की प्रोसेस है वो अपनी हो पाएगी। ठीक है, तो देखना इसका जो राइट आंसर है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका बी ऑप्शन भी दिया है कि आपको कॉलम हेडिंग लेटर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पूरा कॉलम का क्या होगा साथियों, चयन अपना हो जाएगा। राइट, तो अब देखना है हमें यहां कि कैसे करेंगे। अब क्या होती है कॉलम हेडिंग लेटर्स और यहां हम कैसे क्लिक करते हैं, तब मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, अगर मैं आपको इस प्रश्न का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो समझिएगा क्या होने वाला है। तो जो हमारे परीक्षा प्रो विद्यार्थी हैं वो ऐसी ही प्रक्रिया अपना करके अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। और सुनिए, मैं एक टास्क भी आपको दे रहा हूं साथियों यहां से कि आपके आसपास, अगर आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास कंप्यूटर हो, तो उसमें आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इनको आप चलाए बिना बिल्कुल थ्योरी पढ़ करके वर्तमान परीक्षाओं का जो ट्रेंड है, जो मांग करता है पीवी आपसे, उन प्रश्नों को हल करने के, मतलब सभी प्रश्नों को हल करने की कंडीशन पर नहीं पहुंचोगे। थ्योरी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ये आपसे डिमांड करते हैं, और ये जो प्रश्न है ये आपसे यही डिमांड करेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, हम आपके लिए भाई प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे जो है कॉलम का हम चयन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो तो भाई अब हम आ गए कहां, अब हम आ गए अपने पास, ये हमारे पास क्या गई है, एक्सेल की एक स्क्रीन आ चुकी है साथियों। और जब कॉलम हेडिंग की बात होती है तो हमने बात की थी कॉलम हेडिंग क्या होती है, ये जो ABCD आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं कॉलम हेडिंग।
और ध्यान देखिएगा, अगर आप कॉलम हेडिंग पर, जैसे कि देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, ये आपका कर्सर मूव कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अपनी क्या साथी, ये अपनी कॉलम हेडिंग है। और देखिए हमने कॉलम हेडिंग पर क्लिक किया, पूरा का पूरा कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो आपको काम करने होंगे, आपको काम करने होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। आपके आस पास मैंने कहा ना, जैसा कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो थोड़ी बहुत उस पर काम करना, जैसे कि आपका डेली शेड्यूल हो गया, टाइम टेबल हो गया, आपकी जो खर्चे हो गए, उनको आप एक्सेल पे काम करना सीख लो। इससे क्या होने वाला है, आप उससे फैमिलियर हो जाओगे। जिनके पास नहीं है वो आसपास भी ऐसा जुगाड़ करके किसी दोस्त के पास, या आप है ना कुछ जुगाड़ करके काम कर लेना, है ना। सिर्फ पढ़ करके काम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आई हैव लैपटॉप, बिल्कुल मुस्कान, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बढ़िया है, आप एक्सेल खोल के वहां काम करो, देखो चीजों को। तो ये बहुत ज्यादा बेहतर चीजें हैं, है ना। देखो तो कॉलम हेडिंग पे हमने क्लिक किया और ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। चलिए भाई हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात आपको देखिए रखा है 5:2। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो सफल और असफल का अनुपात आपका 9 और 5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार थे, कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। परीक्षा में मैं बोला कितने बच्चे पास हो गए, आप बोलोगे सर 5 लोग पास हो गए। मैं बोला कितने बच्चे फेल हो गए, तो आप बोलोगे सर 2 बच्चे फेल हो गए। ये कहां से आपने बताई बेटा, ये रेशो आपको देके रखा है, रेशो आपको देकर रखा है। मैं बोलूंगा टोटल कितने हो गए आपके पास, अब टोटल 2 ही लोग होंगे ना, या तो पास हुए होंगे या तो फेल हुए होंगे, मतलब यहां पर 7 लोग होंगे। मतलब यहां पर कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि भाई पास आपके टोटल कितने थे 5x, ठीक है, और यहां पर फेल कितने थे आपके 2x, पास कितने थे 5x और फेल कितने थे आपके 2x। अब यहां पर फेल होने वालों की संख्या अगर 14 और बढ़ जाती है, अगर 14 और बढ़ जाती है, 14 आपने और बढ़ा दी, तो यह अनुपात आपका कितना हो जाएगा, तो यह अनुपात आपका 9:5 हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर कितना आना चाहिए 5 5 25 x, ठीक है, बराबर यहां पर कितना आना चाहिए 9 दूनी 18 x प्लस आपका 14 मल्टीप्लाइड बाई आपका 9, यही आना चाहिए। 18 में से 25 घटाओगे तो मिलेगा 7x बराबर आपका 14 मल्टीप्लाइड बाई आपका 9, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, तो यहां पर कितना मिलेगा x बराबर 9 दूनी 18, x बराबर 9 दूनी 18। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा आपको टोटल की वैल्यू बतानी, मतलब यहां पर आपको 18 का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 8 56, 5 कैरी करोगे, 7 एकम 7 और 3 10 और 2 12, मतलब 126 आएगा। 126 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ये एक आम क्वेश्चन है जिसे हर किसी बच्चे ने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा, हर किसी बच्चे ने इसी तरीके से सॉल्व किया, और आप लोगों ने भी, जितने लोग लाइव होने क्लास में, आप लोगों ने भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेकिन बेटा आपको करना ही नहीं था ऐसे। आप खुद सोचो, इसमें x की वैल्यू निकालने तक आपका कितना समय वेस्ट हो गया होगा। आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं, जो तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बैठकर सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जामिनर यही आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई बच्चा इतना प्रो होना चाहिए कि वो कम समय में अपना एक्यूरेट आंसर निकाल पाए। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो पास कितने बच्चे हैं, आप बोलोगे सर 5, फेल कितने हो गए, आप बोलोगे 2। ध्यान से समझना एक एक लाइन। अब पास कितने बच्चे हो गए 9, फेल कितने हो गए 5। इसमें किसी को कोई परेशानी? ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। समझना क्या है भाई, देखिए रखा है, पहले 5:2 का अनुपात था, अब 9:5 का अनुपात हो गया। क्लियर है यार? एक बात बताओ, फेल होने वाले विद्यार्थी बड़े हैं, पास होने वाले नहीं। फेल होने वाले विद्यार्थी बड़े, मतलब पहले कम फेल हुए थे, अब ज्यादा फेल हुए। पास पहले जितने ही है, लेकिन यहां पर ये पास का अनुपात है और ये आपके फेल का अनुपात है। तो पास वाला तो रेशो आपने बदल दिया। जब पास वाले विद्यार्थी ना बढ़े ना घटे, तो आपने रेशो कैसे बदल दिया? इस रेशो को बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, ध्यान से समझना। इस 9 का उठाकर ऊपर गुणा कर दो, इस 5 का उठाकर यहां गुणा कर दो। अकेला यहां नहीं कर सकते, इस 9 को आपको यहां पर भी चिपकाना पड़ेगा, इस 5 को आपको यहां पर भी चिपकाना पड़ेगा। ध्यान से समझना। 9 5 45, पास होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 45,
फेल होने वाले का 18, पास होने वाले का अनुपात 45, फेल होने वाले का 25। ये चीज समझ में आई? पास तो बराबर ही होने चाहिए ना, पहले जितने पास हो रहे थे आज भी उतने ही पास हो रहे, फेल होने वाले बच्चे बढ़े हैं। तो आप करोगे क्या भाई, कितने बढ़ गए? ये 7 बढ़ गए। किस, ये 7 है ना, वो किसके बराबर है? ये देखिए रखे 14 के बराबर है। किसके बराबर है? 14 के। 1 बराबर 2 का आएगा, 1 बराबर 2 का आएगा। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपके यहाँ पर? 45 और 18 कितने हो जाएंगे आपके? 63। तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 2, 126। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये प्रो कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, यदि एक धनात्मक संख्या और उसके वर्गों का योग आपको 156 देके रखा है, कितना? 156, संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? मैं 2 तरीके से सवाल को आपको बताऊंगा, 2 तरीके से सवाल को सॉल्व करना बताऊंगा कि 2 तरीके से इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कि भाई एक संख्या, माना कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी? x। माना कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी? आपकी x। ठीक है, अगर एक संख्या और संख्या का वर्ग आपको यहाँ पर 156 मिलेगा, तो इसे सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस आपका x माइनस आपका 156 बराबर आपका 0। यही होगा यार। ऐसे नंबर ढूंढो, ऐसे नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 156 मिले और घटाने पर उनका एक वैल्यू मिले। मतलब घटाओगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 156 मिलेगा। ऐसे नंबर सोचो। तो भाई यहां पर मुझे लग रहा है वो नंबर होना चाहिए 12 × 13। ठीक है, 12 × 13 यही होगा। घटाओगे तो 1 आएगा, 12 3 36, 3 कैरी करोगे, 12 1 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना? इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 13x। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका? माइनस का आपका 12x और माइनस का आपका 156 बराबर आपका 0। ठीक है, तो x प्लस 13 माइनस 12 और यहाँ पर आपका x प्लस 13 बराबर आपका 0। ठीक है, x माइनस आपका 12, ठीक है, x प्लस आपका 13, तो बेटा यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा आपका? 12 या फिर आपका माइनस 13 या फिर आपका कितना होना जाएगा? माइनस का 13। ठीक है, टेक्निकली आपका हमेशा पॉजिटिव वाला ही सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर, मतलब आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी यहां तक यार आप लोगों को? ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत आपका कैलकुलेटिव है, आपका बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एग्जाम हॉल में बैठकर आप ये सारी चीजें करो वहां पे बैठ के। बेटा एग्जामिनर भी आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये सारी चीजें करो। वो आपसे चाहेगा कि आप प्रो बनो। अब प्रो कैसे बनोगे? ध्यान से समझना। साफ साफ उन्होंने बोला है कि एक संख्या है, उसका स्क्वायर है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको 156 मिलेगा। भाई इन 4 में से एक आपका आंसर है ना, इन चारों को उठा लो। एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि वो आंसर आपका 17 है, तो 17 का वर्ग कितना होगा? आप बोलोगे सर 289। अब आपको चाहिए केवल 156। अब इसमें 17 और जोड़ना है, तो ये तो ऑलरेडी आपका 156 से ज्यादा निकल गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करो 13। बेटा 13 का वर्ग करोगे 169 और इसमें फिर से 13 जोड़ोगे, यार 156 से ज्यादा इसका स्क्वायर ही निकल गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आएगा 15, 15 का वर्ग 225 होता है। भाई एक बात बताओ, आपको केवल चाहिए 156, ये इसके स्क्वायर से भी आपका बड़ा हो गया, ये इसके वर्ग से भी इसका बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये से चेक करो, 12 का स्क्वायर करोगे 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 12 ही उठाकर जोड़ोगे तो 156 मिलता है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। इसका केवल मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो कॉन्सेप्ट होगा आपका प्रो का कॉन्सेप्ट। केवल इसका मैं एक ही आपको तरीका बताऊंगा और वो होगा इसका प्रो का कॉन्सेप्ट। अच्छा सवाल है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पहले समझना, फिर आगे बढ़ना। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति 20-20 दिन में काम को पूरा कर सकता है। मतलब क्या था कि हर एक की कार्य क्षमता बराबर थी। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ जाता है, ऐसे 5वें दिन तक वो सभी एक साथ जुड़ जाते हैं। 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करते हैं 5 दिन के बाद। तो आपको बताना है कितने दिन में ये काम पूरा आपका हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से समझना, पढ़ना। अगर एग्जाम में आएगा तो इसे आप लोग छोड़ कर ही आओगे या तुक्का मार के आओगे। 99% बच्चे इस सवाल को गलत करके आएंगे।
अब आपको देखना है, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप 1% में आते हो या 99% में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोला बेटा टोटल वर्ग बताओ, टोटल वर्ग बताओ, ध्यान से समझना, मैं आपसे बोला टोटल वर्ग बताओ, ठीक है बेटा। एक बात बताना, 5 व्यक्ति है, 5 में से किसी एक को भी उठा लोगे, रामू कल्लू मोलू सोलू जिसे भी, हर कोई 20-20 दिन में काम पूरा करेगा, मतलब हर किसी की कार्य करने की क्षमता बराबर है, रेट बराबर है, और यहाँ पर 20 दिन में पूरा करेंगे, मतलब यहाँ पर 20 ही टोटल वर्क होगा। एक दिन में अगर एक काम करेंगे तो 20 दिन में 20 काम करेंगे, 20 टोटल वर्क होगा। पहले दिन अगर आप देखोगे 5, अगर आप एक दिन देखोगे मतलब फर्स्ट डे देखोगे, ठीक है, फर्स्ट डे देखोगे तो केवल एक आदमी ने काम किया होगा, एक व्यक्ति ने काम किया होगा, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ने काम किया होगा और इसने केवल एक वर्क किया होगा, इसने केवल एक काम किया होगा। ध्यान से समझना, मैं एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं बेटा। अगर 20 में से एक काम हो गया तो 19 काम शेष बचा, शेष 19 वर्ग। समझ में आया होगा? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा आपके बीच में जैसे ये वाली लाइन ना समझ में आई हो। नहीं आई तो मैं फिर से समझाता हूं। पहले दिन केवल एक व्यक्ति काम करेगा, एक काम करेगा तो 19 काम बचेगा। सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे अब एक के साथ एक और व्यक्ति आ जाएगा, 2 व्यक्ति रहेंगे। सेकेंड डे 2 व्यक्ति रहेंगे। अब एक दिन में अगर एक व्यक्ति एक काम करेगा तो 2 व्यक्ति 2 काम करेंगे। ध्यान से समझना। तो अब बेटा शेष काम कितना बचेगा? आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 19 बचा था, 19 में से 2 और कर लिया, बचा कितना? 17 काम। क्लियर है? तीसरे दिन थर्ड डे एक और व्यक्ति ऐड हो गया, टोटल व्यक्ति हो गए आपके 3। फिर 3 काम करेंगे ये लोग, 3 काम करेंगे। 17 में से 3 काम हो चुका है तो शेष कितना काम बचा आपका? शेष कितना काम बचा? 17 में से 3 घटा दोगे तो 14 काम बचे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चौथे दिन फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे एक और व्यक्ति आके जुड़ जाएगा, मतलब 4 व्यक्ति हो जाएंगे। 4 व्यक्ति हो जाएंगे। अब एक दिन में एक व्यक्ति एक काम करेगा तो 4 व्यक्ति 4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। अब आप खुद बताओ शेष काम कितना बचेगा? शेष काम कितना बचेगा? 14 था, 4 हो चुका है, बचा काम कितना आपका? 10 काम बचा है। 10 काम बचा है। 5वें दिन फिफ्थ डे 5 व्यक्ति जुड़ जाएंगे, मतलब अब सभी लोग आ चुके हैं। अब कोई छठवां व्यक्ति नहीं बचा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 ही व्यक्ति थे और ये 5 काम करेंगे, 5 काम करेंगे और शेष काम कितना बचेगा बेटा? शेष काम कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ये चीज समझ में आ रही? अब फिर अगले दिन छठवें दिन 5 व्यक्ति ही रहेंगे। अब 6 व्यक्ति मत कर देना क्योंकि टोटल 5 ही व्यक्ति है। 5 व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, और ये 5 ही काम करेंगे। ये 5 ही काम करेंगे तो शेष काम कितना बचेगा बेटा? सब काम हो चुका है, 5 काम बचा था, 5 हो चुका है, मतलब शेष 0 काम बचा है। तो कितने दिन टोटल लग गए? 6 दिन टोटल लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए फेमस है? अच्छा देखो ये क्वेश्चन आया। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो प्रो वाला बच्चा है वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा? तो वो लगाएगा लॉजिक। और लॉजिक कैसे लगाएगा? रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथा मतलब रोमांस स्टोरीज की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, प्रेम की कथाओं का जिक्र है। तो यार अगर कभी इंदौर आप पढ़ने आए हो, है ना, इंदौर घूमने आए हो, भोपाल पढ़ने आए हो, भोपाल घूमने आए हो, तो आसपास एक लोकेशन है, तो प्रेमी प्रेमिका जोड़े अवश्य यहाँ घूमने जाते हैं। यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं की चर्चा बहुत ज्यादा फेमस है। कैसे? रानी रूपमती जब तक नर्मदा जी को देख नहीं लेती थी, जब तक उनका मतलब आंखों से वो नहीं देख लेती थी, नर्मदा जी के दर्शन ना कर ले, तब तक वो भोजन नहीं ग्रहण करती थी। इतना मनोरम दृश्य होता था नर्मदा जी का, वो इतना मानती थी नर्मदा जी को, इतना नर्मदा जी के प्रति उनकी आस्था थी। तब बाज बहादुर ने क्या किया कि उनका जो रानी रूपमती महल बनवाया वो बनवा दिया नर्मदा नदी के किनारे, और ऐसा बनवाया कि जहां से वो अपने महल से नर्मदा जी के दर्शन कर सके। और एक चीज इतनी सुंदर थी कि बस पूछो मत, है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अपना महल बनवाया था रानी रूपमती के महल के आगे, कि अगर किसी को रानी रूपमती के महल जाना तो पहले मेरे महल से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब उनके पास तक पहुंचने के लिए पहले मैं दीवार बन के खड़ा।
है ना। तो इस प्रकार से तो नरवर का किला तो लगा नहीं सकते, तो यहां पे पहले लॉजिक लगा के पहले आप बाहर करोगे। हिंडोला महल है नहीं, ग्वालियर के दुर्ग में ऐसी कोई प्रेम कथा का जिक्र नहीं है, जिब्राल्टर है, ठीक है, ठीक है, फिर किलों का रत्न कह देंगे, ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एक मिनट, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए जो फेमस है, तो यहां पे अपना नरवर का किला तो है नहीं, क्योंकि नरवर का किला कहां पर मिलेगा अपन को, शिवपुरी में मिलेगा, तो ये आंसर होगा नहीं। ग्वालियर दुर्ग मिलेगा नहीं। रायसेन का दुर्ग तोतों के लिए रायसेन वाला फेमस है, और बचा कौन सा, हिंडोला महल। तो हिंडोला महल कहां पर मिलेगा आपका, मांडू में, मांडू में, और मांडू कहां आता है आपका, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका किसको लेकर चला जाएगा, तो हिंडोला महल को लेकर चला जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। भाई कोई ना भी पढ़ाओ ना, तब भी वो बता देगा। कैसे बता देगा कि भाई थोड़ा लॉजिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा, और उसके बाद में तुरंत बता देगा कि थोड़ा लॉजिक लगाते ही वो तुरंत बता देगा। कैसे भाई, मैहर। तो मैहर में केवल और केवल एक मंदिर है, ठीक है, क्योंकि ये प्रो वाला जो बच्चा होगा तो वो लॉजिक लगाएगा और दिमाग लगा के बता देगा कि भाई मैहर तो पता है उसे कि मैहर क्या है, शारदा देवी का मंदिर है, और शारदा देवी का मेला लगता है। 2009 में इसे पवित्र नगरी के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर बात करें ओरछा, तो ओरछा इस प्रकार से आपका मंदिरों के लिए इतना ज्यादा फेमस नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहां भी एक ही मंदिर है तो इतना ज्यादा फेमस नहीं है। सोनागिरी की बात करें तो सोनागिरी, सोना पहनते हैं किसमें, जब टूट जाते हैं दांत, तो दांत लगवाते हैं सोने के। और दांत कब टूटते हैं, जब होते हैं पहले पीले, और पीले कब होते हैं, तो पीतगिरी। क्या है, क्या है, पुष्पागिरी, और एक आपका है पीतांबरा पीठ। तो पीतांबरा पीठ और पुष्पागिरी और सोनागिरी ये सब कहां है, दतिया में। और जो आपका पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी बस है देवास में, ठीक है। तो पुष्प चढ़ता है चूंकि देवों को, तो पुष्पगिरी कहां पर है, देवास में है। बाकी सोनागिरी और पीतांबरा पीठ ये कहां पर है आपका, दतिया में, ठीक है। तो ये मंदिरों के लिए ये भी इतना ज्यादा फेमस नहीं है। बचा खजुराहो, तो खजुराहो तो केवल मंदिरों वाला ही है। क्या है, खजुराहो केवल मंदिरों वाला ही लोकेशन है, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। कामसूत्र बादशाहन की पुस्तक जो है उस पर आधारित सारी की सारी पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं, तो ये आपसे बन जाएगा। देखो यार, हमने बात की थी खूनी रिश्ते की, यानी कि ब्लड रिलेशन की, है ना। अब अगर आप बात करते हैं ब्लड रिलेशन की बात, तो ब्लड रिलेशन होता क्या है, वही रक्त संबंध है ना मेरे लाडलो। तो वही होता है रक्त संबंध। अब रक्त संबंध में क्या है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा टाइप फर्स्ट की, है ना लाडलो, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट होता क्या है, टाइप फर्स्ट होता है बेटा कोडिंग। और कोडिंग में आपको कुछ शर्त एग्जामिनर देता है, उन कंडीशन के हिसाब से आपको उन क्वेश्चंस को करने होते हैं। पहले मैं बता देता हूं, जितने भी मेरे लाडले हैं, लाडो रानियां हैं, बेटा कोई भी डाउट हो क्लास में कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, है ना। माथा फोड़ देंगे, मैं बता रहा हूं सवाल का। सवाल मरियो ऐसे करेगा भाई, समझ रहे हो। तो पहली शर्त यह है बेटा, आपको जैसे कंडीशन दी जाए कि P प्लस क्यू मीन्स, P प्लस क्यू का मतलब है जो P है वो पिता है किसका, Q का, ठीक है ना। दूसरा मेरे लाड़ दो, P माइनस क्यू का मतलब है जो P है वो माता है किसकी, Q की, ठीक है बेटा। तीसरा जो है P गुणा में Q है, जो P है वो मेरे लाड़ लो भाई है किसका, Q का, समझिएगा। और यहां पर जो है चौथा जो होगा P डिवाइडेड बाय Q का मतलब है जो P है वो है बहन है किसकी, Q की। और पांचवी कंडीशन ये दे दे, P एट द रेट ऑफ Q का अर्थ है कि जो P है वो है मेरे लाड़ लो बेटा, है ना, पुत्र सन, बेटा है किसका, Q का। और आखिरी जो कंडीशन है वो ये है कि P परसेंटेज Q का मतलब है कि जो P है बेटी, यानी कि डॉटर, पुत्री है किसकी, Q की। I repeat, the P plus Q means that P is father of Q. P minus Q means P is mother of Q. P multiply Q is means P is brother of Q. P divided Q means P is sister of Q. P at the rate of Q means P is son of Q. Then P percentage Q means P is daughter of Q. ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरी की पूरी क्लियरनेस है। अब एग्जामिनर आपको क्या कहता है कि देख लाला, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एग्जाम है और ये क्वेश्चन है आपके पास में P प्लस आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई जे और एट द रेट ऑफ एल। इसमें P का L से
क्या संबंध होगा, ऐसे। तो पहला आपको बोल दे बेटा पिता यानी फादर, दूसरा आपको बोले पति यानी पति, तीसरा आपको बोले भैया पत्नी यानी लुगाई, और चौथा आपको बोले बेटा यानी कि पुत्र, ये आ जाए। अब देखो यार, ये सारी चीजें हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा मेरे लाडलो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो देखो रीजनिंग करना इज नॉट अ बिग डील, रीजनिंग को कम टाइम पे करना ये एक बहुत अच्छी बात है ना। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो मेरे लाडलो, आपका जो पेपर होता है वो होता है ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन पेपर आजकल हो रहे हैं। अब ऑनलाइन पेपर जब आपने दिया तो भाई मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन पेपर का एक बहुत तगड़ा फंडा है कि आपको कीबोर्ड पे हाथ लगाने नहीं दिया जाता, माउस से आप सारे काम करते हो, इधर नेक्स्ट बटन, इधर प्रीवियस, इधर छोटी सी घड़ी चल रही होती है, और एक व्हाइट पेज दिया जाता है सॉल्यूशन के लिए। एग्जामिनर क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर ये करता है कि जितनी भी कंडीशंस है, मेरे एक बात ध्यान से सुन लेना, तरीका बता रहा हूं समझिएगा, औरों में और आप में क्या फर्क है। सीधी सी बात है, नॉर्मल लोगों में और परीक्षा प्रो के स्टूडेंट्स में क्या फर्क होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, यहां पर कंडीशंस दी होती है, सारी कंडीशन यहां होती है, अगले पेज पर आपका पहला क्वेश्चन होता है। अब आपको ये नहीं पता कि किस कंडीशन का मतलब पापा है, किस कंडीशन का मतलब मम्मी है, तो बेटा बार बार आगे पीछे जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे लाडलों, इससे अच्छा है कि तीतरी ना हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों एक प्रो तरीका, है ना। प्रो तरीका क्या है भैया, छोटा सा जुगाड़ है, जहां आपके पास ये जो सफेद पेज होगा वह इन शॉर्ट इन जो कंडीशंस को आप एक बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मेरे लाडलों, P प्लस क्यू है, इसके ऊपर लगा दो F, P फादर है, P माइनस क्यू है, इसके ऊपर लगा दो M, मदर हो जाएगा। P गुणा में क्यू है, इसके ऊपर लगा दो BR, ब्रदर। बेटा P डिवाइडेड क्यू का मतलब है बेटा SIS, सिस्टर लगा दो। P एट द रेट ऑफ क्यू का मतलब लगा दो बेटा सन, और P परसेंटेज क्यू का मतलब लगा दो डॉटर। अब आपको न तो बार बार पेज को आगे करना न पीछे करना, बढ़ गए प्रो। इसी को कहते हैं बेटा साधारण से असाधारण की जर्नी, है ना। अब जहां पर सवाल वहीं पर बवाल। अब आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल ये कह रहा है कि P प्लस R, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है। एक बात और बता दूं बेटा, प्लस का मतलब मैंने पापा माना है, एग्जामिनर कुछ भी मानता है, सिंबल्स कुछ भी आ सकते हैं। मैंने P और Q माना है, एग्जामिनर X Y मान सकता है, A Z मान सकता है, रणवीर कपूर आलिया भट्ट मान ले, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण मान ले, विक्की कौशल कैटरीना कैफ मान ले, सलमान खान डॉट 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 सब कुछ मान ले, कुछ भी मान सकता है। तो दोस्तों करना क्या है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इट मींस P इज फादर ऑफ R। बेटा जो P है वो पिताजी हो जाएगा किसका, R का। बात समझ में आएगी, ठीक है। R गुणा में T, R गुणा में T का मतलब है R जो है वो भाई हो जाएगा T का। T डिवाइडेड बाई J, T डिवाइडेड J का मतलब बेटा T बहन हो गई किसकी, J की। एक ही जनरेशन में आ जाएंगे। अब सोचो P पापा है R का, P पापा है T का, P पापा है J का, T बेटी है P की और R बेटी है P की। अब यहां क्या कह रहा है, J एट द रेट ऑफ L, मतलब J बेटा है L का, तो बेटा है ये J, बेटा नीचे आएगा, नीचे आएगा किसका बेटा है, L का बेटा है। अब अगर J P का भी बेटा, J L का भी बेटा, P J का पापा, इसका मतलब थोड़ी कि J के दो दो पापा, नहीं ना, नहीं। तो बेटा अगर ये पापा होगी तो ये मम्मी हो जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे लोग लुगाई, पति पत्नी, समझ रहे हो, बीरनी बींद, घटना घटनी, मासूम कलेश, साधन सदनी, हम दो हमारे तीन। तो ये आपका पिक्चर क्लियर हुआ। अब सवाल ये पूछा जाता है कि P का L से क्या संबंध है। तो देखो बेटा इस बात को कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि P का L से संबंध क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काको मारो गोली लिखो क्या, P क्या है L का, P क्या है L का। तो P L का जो है वो जगह पति, हस्बैंड, दुखी, बेचारा। बात समझ में आई।